क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये फाइंड आउट करने के लिए हम एक सॉलिड मान लेते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक एटम और आयन से मिलके बना हुआ है। इसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। अब इसकी हमें ससेसिबिलिटी और मैग्नेटिज्म बताना है कितना होगा एट अ गिवन टेम्परेचर टी पे। तो इसके लिए हम एक केस मान के चलते हैं कि इसके अंदर ओनली स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो रहा है और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो जीरो है। बाद में हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। हमें पता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में ये वाली रिलेशन होती है। यहाँ पे जे हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है और जे को जब एच कट के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है। और जी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और म्यू भी हमारे पास बोहर मैग्नेटॉन है ये। और यहाँ पे हमें पता है कि जो सा हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो सिंगल स्पिन के इक्वल होगा। यहाँ पे जे की वैल्यू ये 1/2 है। हमें पता है मैग्नेटिक मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी ओरिएंटेशन एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन से अपोजिट होगी, वो इस माइनस साइन की वजह से। ये माइनस साइन इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से है। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम ये क्वांटाइज इन स्पेस होता है, इसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन कह देते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी क्वांटाइज इन स्पेस होगी। जब हमारे पास J इक्वल टू 1/2 होगा तो J की हमारे पास दो वैल्यू होंगी, जे जेड इक्वल टू प्लस के 1/2 और दूसरा जे जेड इक्वल टू माइनस के 1/2। हमें पता है कि हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम से ऑपोजिट ओरिएंटेशन में होता है। जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम प्लस के 1/2 होगा तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास माइनस के 1/2 इस डायरेक्शन में होगा। जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम माइनस के 1/2 होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट ये प्लस के 1/2 ये जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही स्टेट में, अप स्पिन स्टेट और डाउन स्पिन स्टेट में हमारे आयन और एटम इक्वली लाइकली होंगे। मतलब कि इनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अप स्पिन स्टेट और डाउन स्पिन स्टेट में इक्वल होगी और इनकी एनर्जी है अप स्पिन स्टेट और डाउन स्पिन स्टेट दोनों में बराबर होगी। कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटाइजेशन ये जीरो होगा हमारे पास जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो फिर जो से हमारे पास सॉलिड के अंदर आयंस हैं उसकी एनर्जी E इक्वल टू ई नोड है। लेकिन जब हम इन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं अपने सॉलिड के ऊपर तो जो से पैरामैग्नेटिक आयंस हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हमने जेड एक्सिस में अप्लाई किया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हमारी एनर्जी है जो आयन की वो मॉडिफाई होके हो जाएगी E इक्वल टू ई नोड माइनस के म्यू डॉट बी। यहाँ पे माइनस के म्यू डॉट बी ये इंटरेक्शन एनर्जी है जो कि पैरामैग्नेटिक आयन इंटरेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। हम जो सा म्यू है, म्यू हमारे पास मैग्नेटिज्म है, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस के जी म्यू वी जे। तो जे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है और म्यू वी यहाँ पे ये बोर मैग्नेटॉन है और जी ये स्प्लिटिंग फैक्टर। इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, हमारे पास आएगा E इक्वल टू ई नोड प्लस के जी म्यू बी जे डॉट बी। यहाँ पे जे हमारे पास एंगुलर टोटल एंगुलर मोमेंटम है और अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड हमने जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। हमारे पास टू वैल्यूज आएंगी तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हटा के क्रॉस आ जाएगा हमारा ई डॉट बी जी म्यू बी जे। यहाँ पे जो सा डॉट प्रोडक्ट है इसकी जगह हम कोस थीटा रख देते हैं। जो सी ये कोस थीटा है हमारे पास जे कोस थीटा, इसे हम मान लेते हैं कि ये एम जे है ई नोट प्लस ये एम जे हमने मान लिया है यहाँ पे जी म्यू बी ये भी। जो सा एम जे है हमारे पास, अभी हमने देखा था कि ये मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग जेड डायरेक्शन जे जेड, यानी कि इसकी हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो प्लस के 1/2 और एक माइनस के 1/2। ये प्लस के 1/2 है, ये हायर वैल्यू है एज कंपेयर टू माइनस के 1/2 से। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है सब्सटेंस पे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अब अनइक्वल हो जाएगी सॉलिड के अंदर, मतलब सॉलिड के अंदर फाइनाइट मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा।
जब हमने सॉलिड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, जो इसकी एनर्जी है पैरामैग्नेटिक आयंस के साथ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये इंटरेक्ट करेगा, तो आयंस की एनर्जी है ये स्प्लिट हो जाएगी। जो सी ई नोड वाली एनर्जी थी हमारे पास, ई इक्वल टू ई नोड, इसके साथ इंट्रैक्शन होके ये इंट्रैक्शन एनर्जी जुड़ जाएगी। तो जो से ये ऊपर देख रहे हैं आप, ये तो ऊपर है हमारे पास प्लस के इंट्रैक्शन एनर्जी म्यू बी बी, और नीचे है यहाँ पे हमारे पास ये माइनस के ये इंट्रैक्शन एनर्जी, जब बी नॉट इक्वल टू 0 है। जे इक्वल टू 1/2, म्यू का कंपोनेंट जेड डायरेक्शन के अलोंग है, तो हमारे पास ये म्यू जेड हो जाएगा माइनस के जी म्यू बी जे जेड। यहाँ जी हमारे पास स्प्लिटिंग फैक्टर है, इसकी वैल्यू 2, ये म्यू बी बोर मैग्नेटॉन। और अगर हम अप स्पिन की बात करें उसके लिए जे जेड होगा प्लस के 1/2, 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास म्यू जेड इक्वल टू होगा माइनस के म्यू बी। सिमिलरली जब हम बात करें म्यू जेड अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, जब हमारे पास जे जेड की वैल्यू माइनस के 1/2 हो, यहाँ पे 2 म्यू बी माइनस के 1/2, माइनस माइनस का 2 से 2 कट, यानी कि म्यू जेड इक्वल टू म्यू वी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे म्यू जे की वैल्यू जब 1/2 है, एम जे हमारे पास जब 1/2 है यानी कि जे जेड, तो फिर म्यू आया है हमारे पास म्यू जेड इक्वल टू माइनस के म्यू वी। और जब एम जेड की वैल्यू माइनस के 1/2 है, तो हमारे पास म्यू जेड आया है म्यू वी के इक्वल। मतलब कि स्प्लिटिंग ऑफ एन एटॉमिक एनर्जी लेवल ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर एटम्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये डाउन स्पिन स्टेट में ज़्यादा होती है, लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइयर एनर्जी स्पिन स्टेट। हम यहाँ पे इसकी एनर्जी है कि प्रोबेबिलिटी है डाउन स्पिन स्टेट में एक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करके इसे कैलकुलेट करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटम और आयन है ये किसी सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करेंगे। हमारे पास कोई सॉलिड है, अगर उसका डेफिनेट स्ट्रक्चर है सॉलिड का, उसके अंदर अगर हम मान लें कि ये क्यूब है और इसके अंदर कॉर्नर में क्योंकि एटम हैं और उन एटम्स का अपना ओरिएंटेशन होगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो सा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लोकलाइज इन स्पेस है। वो लोकलाइज इन स्पेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो उनसे एटम और आयन है ये लोकलाइज इन नेचर है, इसलिए हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो लोकलाइज इन नेचर है। हम जो सा मैग्नेटिक मूवमेंट है इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एटम से। ई आई स्टेट में आयंस के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास प्रोबेबिलिटी पी आई इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोबेबिलिटी पी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के ई आई अपॉन के वी टी। यहाँ पे के वी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी हमारा ऑर्डिनरी टेम्परेचर है और ई आई एनर्जी स्टेट है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास पी आई आ जाएगा, पी आई इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी जगह कॉन्स्टेंट, ये एक्सपोनेंशियल माइनस के ई आई अपॉन के वी टी। हमारे पास दो दो स्टेट सिस्टम है, एक तो हमारे पास डाउन स्टेट है और दूसरी अप स्टेट है, यानी कि हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी P1 प्लस P2, प्रोबेबिलिटी P1 प्लस P2 ये इक्वल होगी 1 के। जो सी P1 की जगह हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ये C एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे Pe1 है तो यहाँ पे E1 लेंगे हम अपॉन KVT, ये प्लस C ये एक्सपोनेंशियल माइनस के E2 अपॉन KVT, ये इक्वल टू 1। यहाँ से C हमारा कॉमन आ रहा है, C को कॉमन लेके जितनी भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ बची है, यहाँ से ये और यहाँ से ये, इन दोनों को हम बाय में 1 के बाय में भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस के E1 अपॉन KVT प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के E2 अपॉन KVT। अब हम C की वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी PEI
इक्वल टू सी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 अपॉन ये एक्सपोनेंशियल माइनस के E1 अपॉन के वी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के E2 अपॉन के वी टी। यहाँ पे ये है एक्सपोनेंशियल माइनस के EI अपॉन के वी टी। N1 है हमारे पास जितने टोटल नंबर ऑफ आयंस और एटम्स लोअर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है वो है हमारे पास N1, यानी नंबर ऑफ आयंस एटम्स प्रेजेंट इन लो एनर्जी स्टेट। N1 है हमारे पास नंबर ऑफ आयंस एटम्स प्रेजेंट इन लो एनर्जी स्टेट, और N2 है हमारे पास जितने नंबर ऑफ आयंस और एटम्स हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट में प्रेजेंट है। नंबर ऑफ आयंस एटम्स प्रेजेंट इन हायर एनर्जी स्टेट। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस n इक्वल टू n1 प्लस n2। यहाँ से n1 बाई n इक्वल टू EI अपॉन KVT। यहाँ पे हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। EI आयंस की एनर्जी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसे हम लिख सकते हैं EI को Ny/n इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस के E0 माइनस के म्यू वी डॉट बी के वी टी। एक्सपोनेंशियल माइनस के E0 माइनस के म्यू वी डॉट बी अपॉन के वी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के एप्सिलॉन नॉट प्लस के म्यू बी बी अपॉन के वी टी। हमारा ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन में से ये एक्सपोनेंशियल माइनस के ई नोट बाई के वी टी ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म से दोनों से कॉमन आ रहा है। एक्सपोनेंशियल म्यू वी बी अपॉन के वी टी, ये है एक्सपोनेंशियल माइनस के ई नोट अपॉन के वी टी। यहाँ से ये है एक्सपोनेंशियल वी बी वाई के वी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के म्यू वी वी अपॉन के वी टी। अगर हमारे पास कोई एटम लोअर एनर्जी स्टेट में है तो फिर उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होगा ये म्यू वी। अगर हम टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहें E1 यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट एक एटम या आयन का और इनटू जितने नंबर ऑफ आयंस लोअर एनर्जी स्टेट में हैं। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट है हायर एनर्जी स्टेट में। ये हमारे पास ये तो हायर एनर्जी स्टेट है और ये हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट है। टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट में ये एक आयंस का मैग्नेटिक मूवमेंट मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ एटम या आयन होंगे हायर एनर्जी स्टेट में। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा हमारे पास m, इसकी वैल्यू होगी ये होगा सम होगा मैग्नेटिक मूवमेंट जितना हायर एनर्जी स्टेट में है और जो से लोअर एनर्जी स्टेट में। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, वो होगा हमारे पास n1 म्यू वी इसके n2 म्यू वी। इन दोनों में से म्यू वी हमारा कॉमन आ रहा है, m की वैल्यू आ जाएगी n1 माइनस के n2 वी। n इक्वल टू n1 की वैल्यू है हमारे पास n एक्सपोनेंशियल म्यू वी बी वाई के वी टी अपॉन एक्सपोनेंशियल म्यू वी बी बाई के वी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के म्यू वी वी वाई के वी टी, और ये माइनस का साइन। अब n2 की हमारे पास वैल्यू है n एक्सपोनेंशियल म्यू वी अपॉन के वी टी बाय में एक्सपोनेंशियल म्यू वी वी अपॉन के वी टी एक्सपोनेंशियल माइनस के म्यू बी वी वाई के वी टी। अब जो से ये वाला और यहाँ पे हमारे पास आगे आ जाएगा म्यू वी। आप ये वाला फैक्टर देख रहे हैं, इन दोनों फैक्टर्स में जब हम एलसीएम दोनों का सोल्व कर देंगे तो एलसीएम को सोल्व करने के पास हमारे पास वैल्यू आएगी m, सभी में से n कॉमन आ जाएगा n म्यू वी
ये बाहर था हमारे पास। एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल म्यू वी वी बाई के वी टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस के म्यू वी बी वाई के वी टी अपॉन एक्सपोनेंशियल म्यू बी वी बाई के वी टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस के म्यू वी बी वाई के वी टी। हम इस वाले फैक्टर की जगह हम लिख सकते हैं म्यू वी वी अपॉन के बी टी इक्वल टू एक्स। ये वाला एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स की तरह है। इसकी वैल्यू है ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। तो हम ये वाले पूरी इक्वेशन की जगह अपना टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम टेंजेंट हाइपरबोलिक म्यू वी वी अपॉन के बी टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फिर ये हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन आएगा, क्योंकि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए नॉन लीनियर आएगा। जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट m है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि नॉन लीनियर फंक्शन है। तो हम इसे लिख सकते हैं काई m इक्वल टू कर्ल m बाई कर्ल b। इसे हम m बाई b नहीं लिख सकते। m बाई b कब लिखेंगे? जब ये हमारे पास लीनियर फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अभी इनके बीच में हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशन है, तो हम कहेंगे कि फिर m और b हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है। ये m हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है b का भी, और ये t का भी नॉन लीनियर फंक्शन है। तो हमारे यहाँ पे स्पेशल केस बनेंगे। अगर हमारा ये म्यू वी वी अपॉन के वी टी इसकी वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो, अगर म्यू वी वी अपॉन के वी टी की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा टेंजेंट हाइपरबोलिक म्यू वी वी अपॉन के वी टी ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा हमारा म्यू वी वी अपॉन के वी टी के। और मैग्नेटाइजेशन हमारी बन जाएगी m इज इक्वल टू ये m अप्रोक्सीमेटली n म्यू बी ये म्यू बी वी अपॉन के वी टी। यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास सक्सेसिबिलिटी, जब हम ये b को नीचे लेके चले जाएंगे तो ये हमारे पास सक्सेसिबिलिटी बन जाएगी। सक्सेसिबिलिटी इज इक्वल टू n और म्यू म्यू बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि म्यू वी स्क्वायर अपॉन के वी टी। अगर हम क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन दें, क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ सक्सेसिबिलिटी, यह ग्राफ हमें टू स्पिन स्टेट की फ्रैक्शनल पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। हमारे यहाँ पे दो केस बन रहे हैं। जब पहले केस में t की वैल्यू हमें पता होगी और b को हम वेरी करेंगे, दूसरे केस में हमें b की वैल्यू पता होगी और t को हम वेरी करेंगे। देखिए फर्स्ट केस हम मान लेते हैं कि फिर जब हमारे पास b अगर हमारा 0 है और स्टार्टिंग में जब हमारा b इक्वल टू 0 है, अगर b की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 0 आ जाएगा। मतलब कि जितनी अप स्पिन स्टेट में जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी डाउन स्पिन स्टेट में होगी। मतलब कि ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट बन जाएगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जितनी अप स्पिन स्टेट में है उतनी ही डाउन स्पिन स्टेट में होगी, सेम वैल्यू होगी इनकी प्रोबेबिलिटी की। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यानी कि जब भी हमारा नॉन जीरो रहता है, हमने अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, ये अप्लाई करने पे जो से एटम और आयन होंगे
वो लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में ज़्यादा रहेंगे और हायर एनर्जी स्टेट में कम रहेंगे। तो N1 है, जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड अपना इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में नंबर ऑफ आयंस या एटम की प्रोबेबिलिटी ये इंक्रीज होती जाएगी। और जब हम इसे बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो फिर हमारा N1/N ये 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कि लोअर एनर्जी स्पिन स्टेट में ही सारे के सारे एटम और आयन आ जाएंगे और हायर एनर्जी स्पिन स्टेट में एटम और आयन की प्रोबेबिलिटी वो जीरो हो जाएगी। केस टू, जब हमें बी की वैल्यू पता हो और टी की वैल्यू हम वेरी कर रहे हो। हम केस मान लेते हैं जब हमारे पास बी जीरो के बराबर नहीं है, जब बी हमारा नॉन जीरो है। तो इस केस में और हमारा टी जब इन्फिनिटी है, टी बहुत ज़्यादा होने पे टी यहाँ पे टी वाई में है, मतलब कि टी अगर इन्फिनिटी रख देंगे तो इस सारी सारी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। इस केस में अप स्पिन स्टेट और डाउन स्पिन स्टेट दोनों में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा नॉन जीरो हो। अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो फिर और N1/N की वैल्यू में चेंज आएगा। इसकी वजह से हमारा मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा। अभी तक जो हमने एन टू क्वांटम बाई थ्योरी एन। ऑफ मैग्नेटिज्म ये निकाला है वो J=1/2 के लिए था। अगर जो से हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है ये हाफ न होकर 1/2 न होकर हम कोई भी वैल्यू ले कि 1=J=1, 3/2 या कोई भी एनी अदर वैल्यू, तो फिर हम जनरल केस लेके चलेंगे। इसमें जनरल केस में हम एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास J=1 के लिए, J=-1 के लिए एंड सो ऑन, J=-J के लिए। हमारे पास यहाँ से एनर्जी आ जाएगी E=E+mj(g)μ v वेक्टर। यहाँ पे आप जो से ये बी वेक्टर देखिए, जो से ये जी की वैल्यू है, जो हमारा स्प्लिटिंग फैक्टर है जी, जब J1/2 हो तो फिर जी की वैल्यू होती है 2। लेकिन जब जे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ये 1/2 नहीं है तो फिर इसकी स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू 2 नहीं होगी, 2 के अलावा और कुछ होगी इसकी वैल्यू, J0=2 होगा। पहले जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जब हाफ था 1/2 था तो फिर आयन या एटम के एनर्जी लेवल हैं वो दो में स्प्लिट हो रहे थे, है ना। एक तो था हमारे पास ये लोअर एनर्जी लेवल और दो जो से ऊपर था ये हमारा हायर एनर्जी लेवल। लेकिन अब जब हम J=1/2 लेकर कोई भी एनी अदर वैल्यू ले तो फिर हमारे एनर्जी लेवल किसी एटम आयन के वो 2J+1 इतने पार्ट्स में स्प्लिट होंगे, इतने सब लेवल्स में स्प्लिट होंगे। तो हमारा यहाँ से मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा M=Ng(J)μB x। जैसे x है, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास X=G(μV)V/Kbt। जो ये मैग्नेटाइजेशन है, इसकी वैल्यू हम सेम जैसे हमने J=1/2 के लिए निकाली थी ना वैसे ही निकालेंगे, लेकिन ये ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट रिजल्ट पुट कर दिया है। ये x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। यहाँ पे जो से ये BJX है, BJX को हम कहेंगे ब्रिलियंट फंक्शन। जैसे ब्रिलियंट फंक्शन है, ब्रिलियंट फंक्शन की वैल्यू होती है हमारे पास BJX =2J+1, 2J कोट हाइपरबोलिक 2J+1
एक्स अपॉन 2j माइनस के 1/2j कोट हाइपरबोलिक एक्स अपॉन 2j। जब हमारा जो सा एक्स है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, एक्स हमारा बहुत ज़्यादा एक से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो फिर कोट हाइपरबोलिक एक्स की हम वैल्यू लिख सकते हैं। ये हमें एक्सप्रेस कर देंगे हम इसे 1/x प्लस के x/3 माइनस के x³ एंड सो ऑन। तो हमारी यहाँ से ससेसिबिलिटी आ जाएगी। ससेसिबिलिटी इज इक्वल टू, ससेसिबिलिटी होता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी हमारे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आई है, वो वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये एन जे प्लस 1 जी स्केयर म्यू वी स्केयर अपॉन 3 केवीटी। यहाँ पे आप ये वाली चीज देख रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं पी स्क्वेयर। ये एन, इसकी जगह हम लिख दिया पी स्क्वेयर। ये म्यू बी स्क्वेयर अपॉन 3 केवीटी। सब आप यहाँ पे देख रहे हैं टी को छोड़ के हमारी बाकी सभी चीजें कांस्टेंट है, तो इसे हमने लिख दिया ये C/T। जो सा ये था हमने अभी यहाँ पे ये लिखा था J+1 इंटू J+1 जी स्क्वेयर। इसे हम लिख सकते हैं, ये P की वैल्यू आ गई, ये पी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई है। तो अब P की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ से √ J+1 इंटू में ये G। इसे हम कहेंगे अफेक्टिव नंबर ऑफ बोहर मैग्नेटोन। ये अफेक्टिव नंबर ऑफ बोहर मैग्नेटोन है। ऊपर जो से ये C आया था हमारा, ये है, इसे हम क्यूरी कांस्टेंट कह देंगे। हमें तो जो इससे हम देख रहे हैं ससेसिबिलिटी इज इक्वल टू ये C/T। तो यहाँ से हमारे पास वेल नोन क्यूरी लॉ आ रहा है, वो है हमारे पास ये इनवर्स ऑफ ससेसिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ये ग्राफ जो सा ये ऐसे आता है। ये था हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। आप यहाँ पे J की वैल्यू 1 रख के J=1 के लिए निकाल सकते हैं। ऐसे आप किसी वैल्यू के लिए निकाल सकते हैं, जनरलाइज रिजल्ट है। थैंक यू।